एक ऐसा राज्य जिसका नाम लेते ही जेहन में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की तस्वीर उभर आती है। यहाँ पैदा हुए ज्यादातर लोग या तो सिस्टम को कोसते हैं या फिर किस्मत को। लेकिन इन्हीं गलियों से निकला एक लड़का दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज में अपनी पहचान बनाता है। अंग्रेजी बोलना तो दूर, हाय हेलो का मतलब तक सही से नहीं पता था, लेकिन वही शख्स इंडिया की उस पहली कंपनी का मालिक बना जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। एक सिंपल सा मिडिल क्लास परिवार, पिता का एक छोटा सा एल्युमिनियम कंडक्टर का बिजनेस। लेकिन जब 19 साल की उम्र में वो शख्स सिर्फ 500 रुपीज जेब में रख कर निकला, तो किसने सोचा था कि एक दिन वही इंसान 2 लाख करोड़ के विशाल बिजनेस एम्पायर का मालिक बनेगा। हैरानी तो तब और बढ़ी जब पॉकेट्स ऑलमोस्ट खाली थी और उन्होंने हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट से बाल्को खरीद कर एल्युमिनियम इंडस्ट्री में एंट्री, हिंदुस्तान जिंक को अपने हाथों में लेकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जिंक प्रोड्यूसर बना देना, और फिर केर्न इंडिया का एक्विजिशन, जिसने साफ कर दिया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींद उड़ाने वाले हैं। और अभी हाल ही में अदानी जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 17,000 करोड़ रुपीज में जेपी एसोसिएट्स को भी एक्वायर कर लिया। लेकिन इन सब के अलावा चाहे टूटीकोरिन के प्रोटेस्ट और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट से जुड़े इंसिडेंट हो, या फिर भारी कर्ज का दबाव, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का फेलियर हो, या फिर हाल ही में वायसराय रिसर्च द्वारा लगाए गए फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के आरोप, इस बढ़ते हुए साम्राज्य के पीछे की कुछ ऐसी काली सच्चाई भी है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं स्क्रैप और कॉपर ट्रेडिंग से शुरू हुई एक ऐसे एम्पायर की कहानी जिसे आज हम वेदांता ग्रुप के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1954 में, जब बिहार की राजधानी पटना में एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार में अनिल अग्रवाल का जन्म हुआ। पिता की एक छोटी सी एल्युमिनियम कंडक्टर बनाने की कंपनी थी। घर में ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बड़ी सुविधाएं, लेकिन उन्हें ईमानदारी और मेहनत का संस्कार वहीं से मिला। शुरुआती पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई और अंग्रेजी समझना तो दूर, एक एक लाइन पढ़ना भी मुश्किल था। आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने उनका एडमिशन पटना के एक कॉलेज में करा दिया, लेकिन ना तो वो पढ़ाई में टॉपर थे और ना ही आगे कुछ खास पढ़ाई की इच्छा थी। लेकिन मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि क्या मैं बिहार से निकलकर कुछ बड़ा नहीं कर सकता, और यही सवाल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। 19 साल की उम्र में जेब में सिर्फ 500 रुपीज लेकर अनिल पटना छोड़कर निकल पड़े मुंबई, उस शहर की ओर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। लेकिन ये शहर उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। न जेब में पैसे थे और न ही कोई पहचान थी। छोटे छोटे हॉस्टल जैसे कमरों में दूसरों के साथ रहना, सड़क किनारे सस्ता खाना खाकर पेट भरना, और हर दिन बस एक ही ख्वाब के साथ मेहनत करना कि अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। यहीं से शुरुआत हुई स्क्रैप और कॉपर ट्रेडिंग की। वो कबाड़ और पुराना कॉपर खरीदते थे और रीसेल करते थे। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन सा माल बिकेगा, किस दाम पर बिकेगा और किस तरह प्रॉफिट कमाया जाता है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाले थे। उन्होंने मुंबई में एक छोटा सा गोडाउन स्टाइल ऑफिस अरेंज किया और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं दिन रात काम करना शुरू कर दिए। दिन रात की मेहनत ने उन्हें ये एहसास कराया कि अगर सचमुच बड़ा बनना है तो सिर्फ ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा, उन्हें प्रोड्यूसर बनना होगा। दरअसल उस वक्त इंडिया मेटल्स और रिसोर्सेज के लिए पूरी तरह इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट था। अनिल अग्रवाल को इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। ट्रेडिंग के अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स और लोकल सप्लायर के नेटवर्क का सहारा लेकर वो विदेशों से छोटे छोटे कॉपर कंसाइनमेंट्स मंगवाना शुरू किए, और इन्हीं कंसाइनमेंट से धीरे धीरे केबल का प्रोडक्शन भी चालू हुआ। और फिर आया साल 1976, जब उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। वो विदेशों से कॉपर इम्पोर्ट करते थे और उसका केबल बनाते थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक छोटी सी टीम थी, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर था, ना कोई शानदार ऑफिस। कभी पैसे खत्म हो जाते तो कभी रॉ मटेरियल्स की कमी से फैक्ट्री बंद करना पड़ जाता। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर उन्हें विदेशों में मीटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे अंग्रेजी में बात करते थे तो अनिल अक्सर चुप रह जाते। कई बार लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन इन सब बातों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और वजह थी कि उनका विजन क्लियर था। वो जानते थे कि ये सब चैलेंजेस उन्हें फेस करना ही होगा। धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने सप्लायर्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, नेटवर्क खड़ा किया और बिजनेस को स्टेबल करना शुरू किया। लेकिन अनिल जी के दिमाग में कुछ और भी बड़ा चल रहा था। दरअसल वो सिर्फ केबल्स नहीं बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि भारत अपने मेटल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन खुद करे और दुनिया भर में उसकी डिमांड हो। उस समय यह ख्वाब बहुत बड़ा और लगभग इम्पॉसिबल सा लगता था। पटना का एक साधारण सा लड़का जो मुंबई में हर दिन स्ट्रगल कर रहा था, वो खुद को इंडिया का रिसोर्स किंग कैसे मान सकता था। लेकिन अनिल अग्रवाल ने ठान लिया कि अपने बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग से माइनिंग और प्रोडक्शन तक हर हाल में ले जाएंगे। 1976 में शुरू हुआ एक छोटा सा वेंचर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे अनिल अग्रवाल की जिंदगी का बैकबोन बन गया।
स्क्रैप से ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से केबल्स तक का सफर तय हो चुका था। लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। अनिल जी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो अपने रिसोर्सेज खुद निकालने होंगे। इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहकर देश कभी महान नहीं बन सकता। और यही सोच स्टरलाइट से वेदांता तक पहुंचने की मेन वजह बनी। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में ज्यादातर लोग सेफ प्ले करते हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल के लिए सेफ गेम का मतलब हारना था। उन्होंने तय किया कि अगर बड़ा एम्पायर बनाना है तो सबसे बड़ा हथियार होगा एक्विजिशन। उन्होंने साल 2001 में सबसे पहला धमाका किया, भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को के एक्विजिशन के साथ। यह कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न PSU थी और जब स्टरलाइट ने बाल्को को एक्वायर करने की बिडिंग जीती तो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हलचल मच गई। सबको लगा कि यह बिहार का लड़का एक सरकारी जाइंट कंपनी को कैसे चला पाएगा, लेकिन सारे क्रिटिक्स गलत साबित हुए और यही एक्विजिशन वेदांता के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद साल 2002 में उनका दूसरा बड़ा कदम था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक्विजिशन। यह भी एक गवर्नमेंट ओन्ड PSU थी और उस वक्त बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन अनिल जी ने रिस्क लिया और देखते ही देखते हिंदुस्तान जिंक इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल जिंक प्रोड्यूसर कंपनी में तब्दील हो गई। आज भी बाल्को और हिंदुस्तान जिंक का मेजॉरिटी स्टेक वेदांता ग्रुप के पास है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े राइवल्स के मौजूद होने के बावजूद स्टरलाइट ने सरकारी PSUs को कैसे खरीद लिया? आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहां से? दरअसल ये कमाल हुआ सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट ऑक्शंस में अग्रेसिव बिड्स लगाकर, बैंक फाइनेंसिंग का सहारा लेकर और एक साफ सुथरा टर्न अराउंड प्लान बनाकर अनिल अग्रवाल ने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से बड़े बड़े प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दिया। फिर साल 2003 में अनिल अग्रवाल ने वो कर दिखाया जो आजाद भारत के हिस्ट्री में पहली बार हुआ। स्टरलाइट, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक और बाकी सभी सब्सिडरीज को एक पेरेंट कंपनी के अंडर लाया गया और उसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया गया। और उसी पेरेंट कंपनी का नाम है वेदांता रिसोर्सेज, जिसके इंडियन सब्सिडरी को हम वेदांता लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यह नाम संस्कृत के शब्द वेदा से लिया गया था। दुनिया में एक क्लियर मैसेज गया कि इंडिया की यह कंपनी कोई छोटी मोटी लोकल कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है। हालांकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज से वेदांता रिसोर्सेज को 2018 में डीलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन वेदांता लिमिटेड आज भी BSE और NSE पर लिस्टेड है। और फिर आया साल 2010 का वो डील जिसने वेदांता को एक नए सेक्टर का किंग बना दिया, और वो डील था केर्न इंडिया का एक्विजिशन। यह उनकी एंट्री थी ऑयल एंड गैस बिजनेस में। और जब मेटल से जुड़ी एक कंपनी वेदांता केर्न इंडिया को खरीद कर ऑयल एंड गैस सेक्टर में उतरी तो सबको हैरानी हुई। लेकिन अनिल जी का फंडा साफ था कि रिसोर्सेज हो, ऑयल हो या एनर्जी, सब एक ही चेन के हिस्से हैं। इसके बाद वेदांता सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑपरेशंस को ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में UAE तक एक्सपेंड कर लिया। और कुछ ही सालों में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया जहां पहुंचने का सपना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते रह जाते हैं। अनिल अग्रवाल की यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े जिंक और एल्युमिनियम प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गई। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में वेदांता का काफी योगदान है। हाईवेज से लेकर एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज से लेकर ब्रिजेस तक हर जगह इसके मेटल्स की छाप दिखती है। लेकिन दोस्तों, हर एम्पायर की चमक के पीछे कुछ दरारें जरूर होती हैं, और वेदांता भी इससे अलग नहीं है। जहां एक तरफ अनिल अग्रवाल की कहानी ड्रीम्स, डेयरिंग एक्विजिशंस और मेटियोरिक राइज से भरी है, वहीं दूसरी तरफ यह एम्पायर कई बार ऐसी चुनौतियों से गुजरा जिसने इसकी नींव हिला दी। सबसे बड़ा झटका 2018 में लगा, जब तमिलनाडु के टूटिकोरिन स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। आरोप था कि प्लांट के पॉल्यूशन से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। विरोध इतना भड़क गया कि हालात वायलेंस और पुलिस फायरिंग तक पहुंच गई। आखिरकार गवर्नमेंट को मजबूरन प्लांट को बंद कराना पड़ा। यह सिर्फ एक फैक्ट्री का बंद होना नहीं था, बल्कि वेदांता की इमेज पर गहरा दाग था। और यह एक अकेला मामला भी नहीं था, बल्कि बार बार वेदांता पर आरोप लगे कि उसके माइनिंग प्रोजेक्ट्स ने ट्राइबल कम्युनिटीज को उनकी जमीन से बेदखल किया। डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज और ह्यूमन राइट वायलेशन जैसी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रही। लेकिन मुश्किलें सिर्फ सोशल और एनवायरमेंटल ही नहीं थी, फाइनेंशियल फ्रंट पर भी वेदांता ने काफी प्रॉब्लम्स फेस किए। दरअसल जब वेदांता ने घाटे में चल रहे PSUs खरीदना शुरू किया तो इन्वेस्टर्स को लगा कि अनिल अग्रवाल अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। हर एक्विजिशन पर लोग यही कहते कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन शॉकिंगली उन्होंने हर कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग मशीन बना दिया। बाल्को और हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स देखकर क्रिटिक्स भी चुप हो गए, और हर बार अनिल जी ने साबित किया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, वेदांता के इस ड्रामेटिक ग्रोथ के पीछे का एक काला सच ये भी था कि यह पूरा एम्पायर खड़ा था कर्ज के पैसों पर। और हमने हाल ही के सालों में कई बड़े बिजनेस जाइंट्स को इसी डेट के बोझ तले बर्बाद होते हुए देखा है। FY22 में वेदांता लिमिटेड पर जो डेट करीब 21,000 करोड़ था, वो अगले ही साल FY23 में डबल होकर 45,000 करोड़ तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा कि कहीं यह एम्पायर डगमगा न जाए। और बात अगर पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की करें तो उस पर भी ग्रॉस डेट लगभग $11 बिलियन तक पहुंच गया।
कई बार रीफाइनेंसिंग करनी पड़ी और अग्रवाल साहब के रातों की नींद उड़ गई। हालांकि कोर एसेट्स बेचने की नौबत नहीं आई और कंपनी एक स्ट्रेटजी के तहत अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, आपको याद होगा साल 2022 में वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर जब इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री का ऐलान किया तो पूरा देश उत्साहित हो गया। सबको लगा कि अब इंडिया चाइना और ताइवान को सीधी टक्कर देगा। यह प्रोजेक्ट नेशनल प्राइड की तरह पेश किया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। न तो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एक प्लेटफॉर्म पर आए, न अप्रूवल्स टाइम पर मिले और न ही फंडिंग का काम स्मूथ हुआ। नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल फॉक्सकॉन पार्टनरशिप से एग्जिट हो गया। जो प्रोजेक्ट इंडिया की शान बन सकता था वो डिले और कंफ्यूजन की भेंट चढ़ गया। और अब 2025 में भी वेदांता एक बार फिर विवादों में घिर गया, जब एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म वायसराय रिसर्च ने आरोप लगाया कि वेदांता फाइनेंशियल मिसकंडक्ट कर रहा है, डेट को छुपा रहा है और उसके अकाउंट्स में भी काफी इर्रेगुलरिटीज हैं। हालांकि वेदांता ने फौरन इन आरोपों को बेसलेस और मिसलीडिंग बताया, लेकिन डैमेज हो चुका था। स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया, इन्वेस्टर्स घबरा गए और वेदांता की क्रेडिबिलिटी पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। इन सब घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि कोई भी एम्पायर परफेक्ट नहीं होता। वेदांता ने चाहे ग्लोबल एक्विजिशंस कर मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा किया हो, लेकिन हर कदम पर उसे जवाबदेही देनी पड़ी। पॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डेट क्राइसिस, डिलेड प्रोजेक्ट्स और अब फाइनेंशियल एलिगेशंस। हर बार कंपनी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी रिमार्केबल ये रहा कि वेदांता कभी कोलैप्स नहीं हुआ। हर मुश्किल के बाद उसने खुद को रिस्ट्रक्चर किया, नए रास्ते निकाले और आगे बढ़ता रहा। इस तरह पटना का एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास IIT या IIM की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन विल पावर इतना स्ट्रांग था कि दुनिया झुक गई। आज वेदांता ग्रुप एक ऐसा ग्लोबल एम्पायर है जिसका नेट वर्थ 2 लाख करोड़ के आसपास है और जो दुनिया भर के लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो दोस्तों, ये थी वेदांता ग्रुप की पूरी कहानी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।